अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को पढ़ा था, और आज हम जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स, थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम लीनियर एक्सपेंशन के तो 9 सब्सटेंसेस का जो है वो कोफिशिएंट देखा था, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में हमने जो है वो ज़्यादा मज़ीद बात नहीं की थी। तो आज हमें ये रिलेशन देखना है कि लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बीच का रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर ये रॉड है, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर तक जो है वो इसको इसकी जो लेंथ है उसको ओरिजिनल लेंथ कर देना है, यानी कि एल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसे हम चेन इन एल कर देते हैं। क्लियर। और फिर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है इसे हम L2 कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन हुआ है वो वन डायमेंशनल एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि लीनियर डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट होगा वो कॉफिशिएंट क्या होगा, अल्फा। ठीक है। सिमिलर वे में हमारे पास ये एक जो वो क्यूब है जिसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। अब अगर इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके जो है वो वॉल्यूम में जो है वो चेंज आ जाएगा। तो यानी यानी अगर यहाँ पर इसकी हाइट भी है, विड्थ भी है और लेंथ भी है, तो इसका भी अल्फा होगा हमारे पास, इसका भी अल्फा होगा हमारे पास, इसका भी अल्फा होगा हमारे पास। यानी कि जो बीटा हमारे पास आएगा, ये बीटा जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आएगा, वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 3 अल्फा के बराबर। तो अब हम इससे प्रूव करके भी देखते हैं, हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ इनिशियल लेंथ L, height h and width W at temperature T1. Volume of the box will be V is equal to length width height, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ये जो ब्लैक का है इसको इनिशियली हमने कंसीडर किया है कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, लेंथ विड्थ और हाइट है। अब जब हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद ये जो ब्लू कलर की अब जो लाइन्स आ रही हैं, ये नया वॉल्यूम आ जाता है। क्लियर। तो अब जो इसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वी प्राइम इज इक्वल टू एल प्राइम डब्ल्यू प्राइम एच प्राइम, जिसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आप चाहें तो उसे वी टू इज इक्वल टू एल टू डब्ल्यू टू एच टू करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा कोई इशू नहीं। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइनल लेंथ विल बी। अब अगर हम लेंथ का ही जो है वो बात करें तो लीनियरली एक्सपेंशन में लेंथ की जो वैल्यू थी L2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, वो था ओरिजिनल लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ब्रैकेट ओवर L2 L प्राइम करके हमने लिख दिया। सिमिलरली W प्राइम भी इसी तरीके से बराबर होगा, सिर्फ W आ जाएगा लेंथ की जगह पर, और हाइट भी जो है वो W की जगह पर H है, क्योंकि ये अगर अभी हम इनको लीनियरली देख रहे हैं तो अगर हाइट में भी चेंज आया है तो हाइट में भी चेंज लीनियरली ही आया, अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ में भी चेंज लीनियरली ही आया, और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में भी चेंज जो है वो लीनियरली ही आया। क्लियर ना। अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो फिर ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आ जाएगा, और फिर हम जो है वो इनको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के हवाले से पढ़ेंगे, यानी कि जो इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं। तो एल प्राइम की वैल्यू ले ली, डब्ल्यू प्राइम की, एच प्राइम की। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही, तो वी प्राइम सेम, एल प्राइम की जगह पर हमने एल प्राइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है, फिर डब्ल्यू प्राइम की जगह पर हमने डब्ल्यू प्राइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर हाइट प्राइम की जगह पर हमने हाइट प्राइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखेंगे ये 1, इसका भी जो है वो पावर 1, इसका भी पावर 1, तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेट हो जाएंगी क्योंकि इनकी बेस सेम है। तो ये हमारे पास जो है वो क्यूब हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, और लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप देखें कि ये जो a + b होल क्यूब है, यानी कि ये 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये इसके ऊपर पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूले में खुलेगा कि a + b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। तो यहाँ पर अब इसको हम 1 को जो है वो a कर लेंगे। क्लियर। फिर प्लस, और अल्फा डेल्टा टी पूरी वैल्यू को हम जो है वो क्या कर देंगे, b कर देंगे।
तो आप देखेंगे अगर इनको ब्रैकेट में बंद करके क्यूब करें तो ये सिमिलर वे में वही फॉर्मूला आ रहा है जिसमें हमें इसको खोलना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने वी प्राइम सेम रखा, एज वी नो डेट के एल विड्थ और हाइट बराबर है वी के, तो एल डब्ल्यू एच की जगह पर हमारे पास वी आ गया। बाकी हमने जो है वो इसको फॉर्मूले में खोल दिया। अब देखेंगे फॉर्मूला क्या था, ए का क्यूब, तो यहाँ पर 1 का क्यूब आ गया, फिर प्लस 3a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया, b सेम रखा, फिर प्लस 3a हमने यानी कि 3 सेम रखा, b का स्क्वायर था तो हमने अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस b क्यूब था तो b हमारे पास था अल्फा डेल्टा टी क्यूब। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि a जो है वो हमारे पास बराबर है 1 के और b जो है वो हमारे पास बराबर है अल्फा डेल्टा टी के। अब हमने जो है वो सिर्फ क्या किया है कि फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टा टी, ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर और प्लस डेल्टा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। अब देखेंगे अगर जो है वो मैं इस पर, आप इसको घर पर भी करके देखेंगे 0.1 को अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये 0.1 पहले ही छोटी वैल्यू है तो और छोटी हो जाएगी, और अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो ये तो मज़ीद छोटी हो जाएगी। यानी कि ये पार्ट आएगा हमारे पास, इनके ऊपर तो पावर जो है वो स्क्वायर और क्यूब की है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वैसे ही छोटा होता है, और फिर जब हम इनका क्यूब और स्क्वायर करेंगे तो ये मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो हम इन्हें क्या कर देंगे, इन हाई पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, वी प्राइम इज इक्वल टू वी 1 का क्यूब 1 प्लस ये वाला पार्ट बचेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और नीचे रीजन भी लिख दिया, अल्फा डेल्टा टी सो स्मॉल तो स्क्वायर एंड हायर पावर्स आर निगलेक्टेड। तो स्क्वायर और हायर पावर्स जो है वो हम इन्हें क्या कर देंगे, हम इन्हें निगलेक्ट कर देंगे। तो v प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब v प्राइम जो है वो इसके बराबर आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप देखेंगे v प्राइम की जगह पर आ जाएगा v प्लस अल्फा v प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने वैसा का वैसा सेम रख दिया जैसे पहले था। तो आप देखें कि v से v कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से 3 डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बचेगा। क्लियर? यानी कि जो बात हमने इनिशियली स्टार्ट की थी उसको हमने प्रूव कर दी। अब अगर हमें अल्फ़ा मालूम करना है तो अल्फ़ा को किस तरीके से मालूम करेंगे, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 3 हो जाएगा। अब अगर हमें बीटा यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मालूम करना है तो जो लीनियर एक्सपेंशन होगा उससे हम क्या कर देंगे, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बीटा एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट मिल जाए। सिमिलर वे में इसी वजह से हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की तो टेबल है लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के टेबल नहीं। होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आज में आ जाते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप्स के ऊपर। क्लियर? तो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स के ऊपर हमने पढ़ा था कि देखें कि ये हमारे पास एक एल्युमिनियम की स्टील जब वो रॉड आ गई और एक स्टील की रॉड आ गई। एल्युमिनियम की जो स्टील है या एल्युमिनियम का जो मेटल है उसका लीनियर कॉफिशिएंट जो है वो हमारे पास है 2.4 इंटू 10⁻⁵ सेंटीग्रेड इनवर्स, और स्टील का जो है वो हमारे पास है 1.1 इंटू 10⁻⁵ सेंटीग्रेड इनवर्स। ये दोनों आ गए, ठीक है ना, अलग अलग आ गए। अब हमने ये पढ़ा था कि जितना कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा उतना एक्सपेंशन भी जो है वो ज़्यादा आएगा। जिस सब्सटेंस का कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम या स्टील दोनों में से किस में एक्सपेंशन ज़्यादा आएगा तो आप कहेंगे कि सर एल्युमिनियम में जो है वो ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा एज़ कम्पेयर टू स्टील।
और अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी बात हमने जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कही कि आप जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एल्युमिनियम की जो है वो जो रॉड है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने इन दोनों को पाउंड कर दिया है। क्लियर? पाउंड कर दिया है, यानी कि हमने जो है वो दोनों को चिपका दिया। ये बिल्कुल पतली होती हैं, मैंने जो है वो यहाँ पर बड़ा करके बनाया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब ये दोनों ना जुड़ी हुई है, यानी कि साइमल्टेनियसली ये दोनों एक ही टाइम पर जो है वो एक्सपेंड होंगे। तो जब हमने सेम टेम्परेचर जब हम इनका प्रोवाइड करेंगे तो एल्युमिनियम तो ज़्यादा एक्सपेंड होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील, पर ये दोनों बाउंड है, अकेला ये तो बढ़ नहीं सकता। तो क्या होगा कि ये यहाँ पर इस तरीके का हमें बैंड मिलेगा। ये जो बैंड मिल रहा है, पहले तो हम इस स्ट्रिप को जो है वो क्या कहेंगे, बायोमेटालिक स्ट्रिप कहेंगे। और अब ये जो बैंड आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि स्टील का कॉफिशेंट अलग है और एल्युमिनियम का कॉफिशेंट अलग है। एल्युमिनियम एक्सपेंड ज़्यादा हो रहा है, स्टील एक्सपेंड कम हो रहा है, लेकिन दोनों बाउंड है, तो दोनों बाउंड होने की वजह से बैंड कर जा रहे हैं। अब जो है वो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इनको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इन अ बायोमेटालिक स्ट्रिप देयर कम्स अ बैंड in the direction of a material having smaller value of alpha increasing the temperature. क्लियर? अब बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो कहाँ पर बेंड करेगा, उस डायरेक्शन, मटेरियल के उस डायरेक्शन में बेंड करेगा जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी अल्फा की। जैसे यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज टेम्परेचर हुआ, स्टील की जो है वो एक्सपेंशन कम थी, स्टील का जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम था, तो ये जो है वो स्टील की डायरेक्शन में बेंड कर गया। क्लियर? अब जो है वो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर कम्स अ बैंड इन अ बायोमेटालिक स्ट्रिप इन द डायरेक्शन ऑफ अ मटेरियल हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ अल्फा। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा तो ये किस तरफ बैंड खा जाएगा, ये इस तरफ बैंड खा जाएगा जिसकी कोफिशिएंट ऑफ जो है वो लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। यानी कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये किस तरफ मूव कर जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे कि ब्रास और स्टील को मिलाकर हमने एक बायोमेटालिक स्ट्रिप बनाई है। अब जब जैसे हम इसको ब्रास को और स्टील की इस स्ट्रिप को हीट करेंगे तो ब्रास का कोफिशिएंट ज़्यादा है और स्टील का कोफिशिएंट कम है, तो ये जो है वो क्या कर जाएगा, हीट कर जाएगा। जब जो है वो बैंड कर जाएगा किस डायरेक्शन में, जिसका कोफिशिएंट कम है, और जब कूल करेंगे यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये उस तरफ बैंड कर जाएगा जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप आ गई। अब हम बात करते हैं बायोमेटालिक थर्मोस्टेट्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि थर्मोस्टेट हमारे पास क्या है। तो देखेंगे थर्मोस्टेट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हमारी आयरन है, इस्त्री है, या जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, या जो एयर कंडीशनर्स हैं, तो इन सब के अंदर जो है वो हमारे पास ये बायोमेटालिक स्ट्रिप्स रखे हैं। अगर आप एसी ले लेते हैं तो एसी पर टेम्परेचर जब हमने 25-26 सेंटीग्रेड कर रखा होता है तो हम देखते हैं कि उसका जो मैकेनिज्म है अंदर जो है वो कंप्रेसर जो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो दोबारा से चलने लग जाता है। सिमिलर वे में हम अब जब अपनी स्त्री को देखते हैं तो वो रेड कलर की जो है वो लाइट जल रही होती है और समटाइम्स के बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाती है, लेकिन दोबारा जब स्त्री जो है वो अपना टेम्परेचर डाउन करना शुरू करती है तो वो रेड लाइट दोबारा से जलना शुरू हो जाती है। इस सब के अंदर जो है वो हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि डिज़ायर करता है, मेंटेन करता है डिज़ायर टेम्परेचर को। अब इट कंसिस्ट ऑफ अ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स। ये कंसिस्ट किस पर है, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि हमने एक कंपोनेंट है जिसको कनेक्ट किया हुआ है। आप देखेंगे सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर हीट भी जो वो प्रोड्यूस होगी। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी आप देखेंगे यहाँ पर वही स्ट्रिप ली है जो कि हमने यहाँ पर बनाई है। ब्लैक एल्युमिनियम को शो कर रहा है, ब्लू जो है वो स्टील को शो कर रहा है। तो जैसे ही हम इनको जो है वो क्या करेंगे, हीट जैसे इनमें प्रोवाइड होगी तो एल्युमिनियम एक्सपेंड होगा और इस एक्सपेंशन की वजह से इसमें जो है वो क्या आ जाएगा,
बैंड आ जाएगा। और जैसे ही बैंड आएगा तो बैंड आने की वजह से क्या होगा कि ये सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट टूट जाने की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर एरो और सर्किट के बीच में गैप आ गया, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब करंट फ्लो नहीं होगा तो हीट प्रोवाइड होना बंद हो जाएगी और ये दोबारा से कूल होना शुरू हो जाएगा। और कूल होकर ये फिर किस डायरेक्शन में जाएगा? उस डायरेक्शन में जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा हो। यानी कि अब ये दोबारा जब ठंडा होना शुरू होगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा फिर सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर जो है वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट्स के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास है बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स। अब बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स क्या है? बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स इज यूज्ड टू रीड टेम्परेचर ऑफ अ हॉट रीजन। अब हॉट रीजन्स के अंदर जो है वो हम बायोमेटालिक थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो है वो हमें टेम्परेचर बता सके। इट वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सपेंशन, यानी कि वही बात आ गई कि यहाँ पर भी बायोमेटालिक स्ट्रिप्स ही काम करेंगी, लेकिन अब वो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स किस फॉर्मेट के अंदर होंगी वो देख लेते हैं। It consists of a thin bimetallic plate spiral whose end is fixed and other end is attached to a spindle of a pointer which moves over a scale. As the temperature rises, the spiral tends to bend. This cause to move the scale helps to read the temperature. देखिए यहाँ पर मैं आपको आसान कर देता हूँ कि यहाँ पर भी बायोमेटालिक स्ट्रिप्स ही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर और स्टील, ब्रास और कॉपर और ब्रास स्टील का जो है वो हमारे पास एक बायोमेटालिक स्ट्रिप ही है, लेकिन इस बार ये स्पाइरल हुआ है, यानी कि इसको कॉइल शेप में रखा गया। अब एक हमने जो है वो पॉइंटर लिया हुआ है जिसका पॉइंटर एक एंड जो है वो इनके साथ कनेक्ट है इस स्ट्रिप के साथ, और दूसरा जो है वो एरो डिटेक्ट कर रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, रीडिंग्स पर आ रहा है। क्लियर? अब जैसे इसको हीट प्रोवाइड होगी तो ये स्पाइरल जो है वो मज़ीद बेंड कर जाएगा, यानी कि इसमें और जो है वो कर्व्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कर्व आना शुरू होंगे तो ये पॉइंटर भी अपनी जगह से जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर देखें मिसाल के तौर पर इसमें मैं एक ही कॉइल में कर्व ले आता हूँ, एक ही कॉइल में अगर मैं कर्व इस तरीके से मज़ीद एक ले आऊँ तो ये जो पॉइंटर पहले 0 पर था अब कहाँ पर आ जाएगा? अब जो है वो कुछ इस पॉइंट पर आ जाएगा जहाँ पर इसकी रीडिंग होगी। और मज़ीद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सपेंशन आती रहेगी, वैसे वैसे ये मज़ीद स्पाइरल यानी कि कर्व्स आते रहेंगे इसमें। जैसे जैसे मज़ीद इसमें जो है वो कर्व्स आते रहेंगे वैसे वैसे स्केल जो है वो हमें रीडिंग दिखाता रहेगा कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा। अब जो हमें यहाँ पर आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो बायोमेटालिक थर्मोमीटर्स हैं ये हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो होप्स हो गया आपको यहाँ तक भी बात समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो इस वक्त तक आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।